हेलो, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने स्टडी किया था जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स बनाने के कौन कौन से तरीके हैं उसको हम लोगों ने स्टडी किया था, जिसमें हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन से बनाया था, अल्कोहल से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन किया था, हेलोजन एक्सचेंज मेथड से किया था, और फाइनली लास्ट में हमने सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड से किया था, जो लास्ट में हल्सडीकर नाम से एक रिएक्शन था, जिसमें आपने ब्रोमीन का रिएक्शन किसी सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड किया था, और ब्रोमो एल्केन का फॉर्मेशन किया था, जिस रिएक्शन को हल्सडीकर रिएक्शंस के नाम से जाना था। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें प्रिपरेशन एल्केन्स के जितने टाइप्स के होते हैं सब हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अब जो है हमारे पास प्रिपेयर तो किया, प्रिपेयर करने के बाद हेलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स में ये चार टर्म हमेशा पढ़ने। कोई भी चीज़ आप बनाइए उसमें ये चार चीज़ें पढ़ने। चार चीज़ें कौन कौन से? फिजिकल स्टेट, यानी जो कंपाउंड है, जो हमारे पास हेलो एल्केन्स है उसका स्टेट कैसा है, कहाँ से लेके कहाँ तक का हेलो एल्केन्स हमारा सॉलिड स्टेट में, कहाँ से कहाँ तक लेकर के हमारा गैसियस स्टेट में, और फिर लिक्विड स्टेट में ये चीज़, कलर कैसा और उसका ऑर्डर कैसा है, इसके बारे में हमें स्टडी करना। के बाद मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिक्रीज या कैसे इंक्रीज करता है, कहने का मतलब कैसे चेंज होता रहता है एक हेलो एल्केन से दूसरे हेलो एल्केन्स में, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और तीसरा हमारे पास है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब ये हेलो एल्केन्स किस टाइप के सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, वो वाटर में डिजॉल्व होगा या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिजॉल्व होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, इसको देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है डेंसिटी। हाउ डज डेंसिटी डिक्रीजेस और इंक्रीजेस, कहने का मतलब वेरी करता है हेलो एल्किल फ्लोराइड से लेकर के एल्किल आयोडाइड तक, इसको जानने की कोशिश करेंगे। और रिलेटिव स्टेबिलिटी हेलो एल्केन्स की जानने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिजिकल प्रॉपर्टी से लगभग हमेशा हमें ध्यान में रखनी चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और माइंड में अगर ये फिट हो गया तो डेफिनेटली केमिकल रिएक्शंस करने में काफ़ी ईजी हो जाएगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि इसकी जो फिजिकल स्टेट है, कलर है, ऑर्डर है, ये कैसे किस टाइप्स के, इसको जानने की कोशिश करते हैं। इसमें से अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, देखिए इसमें आज हमें बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, समझाने की कोशिश करते हैं। अगर फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, इतने की बात करते हैं, तो हमारे पास मेथिल फ्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल फ्लोराइड और एथिल क्लोराइड, ये गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं हमेशा। कौन कौन से हमारे पास? मेथिल फ्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, ये और साथ में दो और C2H5F एंड C2H5Cl आर गैसियस स्टेट। ये किस स्टेट में पाए जाते हैं? गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। क्लियर? याद हो जाएगा। मेथिल के पीरियोडिक टेबल में लीजिएगा और उसमें मेथिल के ऊपर से लेकर के फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन तक, उसके बाद आपके पास इसमें आ जाइएगा क्या बोलते, उसके बाद एल्किल का दूसरा मेंबर एथिल फ्लोराइड और ऊपर का क्लोराइड, ये दो एलिमेंट लीजिए या के गैसियस स्टेट होंगे। अप टू कार्बन 18, इसके अलावा अप टू कार्बन 18, कार्बन 18 तक की, इसके अलावा इसको अगर छोड़ दिया जाए तो इसके बाद के 18 नंबर कार्बन तक हमारा इसमें हो जाएगा, वो आपके लिक्विड स्टेट में होंगे। ओके, इसके बाद कोई भी चीज आपके पास आ रहा है, किसी भी तरीके से आपके पास एल्किल हैलाइड्स आ रहा है, अगर कार्बन नंबर 18 तक है तो वो आपका किस में हो जाएगा? लिक्विड स्टेट में। नेक्स्ट हायर, या हम लिख सकते हैं हायर वंस आर सॉलिड। किस स्टेट में पाए जाएंगे? सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे। यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना हमारा गैसियस स्टेट में होगा, इसके बाद के जितने भी आपके पास बचते हैं
1 से लेकर के आयोडाइड के जितने भी होते और 18 नंबर कार्बन तक जो भी होंगे वो लिक्विड स्टेट में पाए जाएंगे हेलो एल्केन्स। और 18 के बाद के जितना भी कंपाउंड्स हमारे पास होता है वो किस में पाए जाएंगे, सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे। तो ये हमने देख लिया स्टेट कैसे होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे एक कलर के बारे में बात करते हैं, ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जब हम कलर के बारे में बात करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, तो अप टू कार्बन 18 आर कलर लेस। प्लीजेंट ऑर्डर कहने का मतलब कार्बन नंबर 18 तक के जितने भी मेंबर्स आ जाएंगे, ये गैस स्टेट, लिक्विड स्टेट, ये सब आ जाएंगे, ये सब आपके क्या होंगे, कलरलेस होंगे। और इसका ऑर्डर कैसा होगा, प्लीजेंट ऑर्डर होगा। प्लीजेंट ऑर्डर का मतलब जो डिजायरेबल या एक्सेप्टेबल स्मेल होता है वो होता है इसकी। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे गंध से होता है, कैसे इसकी गंध होगी वो चीज। तो प्लीजेंट ऑर्डर यानी अच्छा लगेगा कहने का मतलब, अगर हम इसको इनहेल करते हैं तो। लेकिन ऐसे इनहेल मत करिएगा किसी चीज को। नेक्स्ट, इसके बाद के जितने भी, इसके अलावा जितने भी इसके बाद के आपके कंपाउंड्स होते हैं जो सॉलिड स्टेट में आपने लिख रखा है, सब आपके कलरलेस एंड ऑर्डरलेस हो जाएंगे। 18 आफ्टर 18 कार्बन 18 कार्बन ये आपके कैसे होंगे, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। तो पहले टॉपिक में हमने फिजिकल स्टेट देखा, ये आपके गैसियस स्टेट में, ये आपके कार्बन नंबर 18 तक लिक्विड स्टेट में, और बाकी सब आपके सॉलिड स्टेट में होंगे। और उसके बाद कलर और ऑर्डर की बात करते हैं, तो कलर ऑर्डर में अप टू कार्बन 18 तक के जितने भी होंगे वो कलरलेस होंगे और ऑर्डरलेस होंगे, सॉरी प्लीजेंट ऑर्डर का होगा। उसके बाद कार्बन नंबर 18 के ऊपर जितने भी होंगे वो सब आपके कैसे होंगे, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। तो हमने पहला टॉपिक क्लियर कर लिया कि कैसा इसका फिजिकल स्टेट एंड फिजिकल कलर होता है। ओके, या प्लीजेंट स्मेल को स्वीटेस्ट स्मेल के नाम से भी जानते हैं, स्वीटेस्ट स्मेल भी हम कह सकते हैं कि अच्छा लगता है इसका स्मेल। ओके, इसके बाद का जो टॉपिक है वो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। जब हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को हम कंपेयर करेंगे जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उससे, यानी जिससे आपने हेलो एल्केन्स को ड्राइव किया उस एल्केन से इसका कंपेयर करेंगे। ठीक है, जैसा आपने मेथेन से बनाया, CH4 से आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे सपोज क्लोरीन लगा दिया था, तो आपने क्या बनाया, CH3Cl बनाया था और प्लस यहाँ पे HCl बाइप्रोडक्ट। हमें इसको और इसको कंपेयर करना है। क्लियर? जब हम कंपेयर करते तो पाते हैं हेलो एल्केन्स हैव ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स देन पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन। कहने का मतलब हेलो एल्केन्स की जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होते हैं हमेशा। क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलर जो मास होता है वो इसकी कंपैरिजन में ज्यादा होता है, यानी हेलो एल्केन्स की जो मॉलिक्यूलर मास है वो पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन के जो मॉलिक्यूलर मास है उससे ग्रेटर है। और जब मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर होता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज आल्सो ग्रेटर। जब मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है तो मैग्नीट्यूड जो होता है वंडर वाल फोर्स का बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो आपका ग्रेटर होता हुआ चला जाता है, इसीलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। दूसरे वर्ड में भी कह सकते हैं कि हेलो एल्केन्स आर गेट पार्शियली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट मींस गेट पार्शियली पोलैरिटी, इसमें कुछ पोलैरिटी होता है। पोलैरिटी होने के वजह से भी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर होता है कंपैरिजन टू नॉर्मल पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन। हम जैसे बोल सकते हैं कि नॉर्मल जो हमने हाइड्रोकार्बन ले रखा उसके कंपैरिजन में इस पोलैरिटी मॉलिक्यूल के बीच में कुछ अट्रैक्शन फोर्स, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि डाइपोल मोमेंट्स होता है इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में। ओके, ये बात हम लोग करते हैं। लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वो
कुछ कंडीशंस पे आपका इंक्रीज या डिक्रीज करता हम जानने की कोशिश करेंगे, वो कौन सा कंडीशंस जिसमें इंक्रीज या डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं। फॉर द सेम एल्किल ग्रुप, अगर हम बोले ऐसा वर्ड यूज करें यहाँ पे, फॉर द सेम एल्किल ग्रुप, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। फॉर द सेम एल्किल ग्रुप, boiling point of halo alkanes increases with increasing the size of halogen group, halogen एटम। ओके, कहने का मतलब फॉर द सेम एल्किल ग्रुप, अगर एल्किल ग्रुप हमारा सेम हो और हेलो एल्केन्स की मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज करता चला जाएगा जैसे जैसे आपका साइज किसी हेलोजन एटम का इंक्रीज करता चला जाएगा। जैसे आपने लिखा आर एफ, सबसे छोटा आपका फ्लोरीन है, देन आपने लिखा आर Cl, देन आपने लिखा RBr और देन आपने लिखा RI। तो हम देख रहे हैं कि फ्लोरीन से क्लोरीन का साइज ग्रेटर है, क्लोरीन से ब्रोमीन का साइज ग्रेटर है और ब्रोमीन से आयोडीन का साइज लार्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि ये साइज बढ़ रहा है, लेकिन एल्किल ग्रुप आपके सब जगह RI सेम है। अगर आप लेना तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इस मैनर में इंक्रीज करता चला जाएगा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम लिख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये हो गया। दूसरे मैनर में इसका एग्जांपल, जैसे ये ग्रुप हमारा एल्किल ग्रुप से होना, जैसे आपने लिखा CH3F, दूसरा आपने लिखा CH3Cl, CH3Br एंड CH3I, और इस तरीके से इसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा। तो दो कंपाउंड्स अगर आपके पास ऐसे दिख रहे हैं तो आप डेफिनेटली देख करके इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? इस तरीके से इस चीज को आप नोट्स बना लीजिएगा। आप अपने स्टेटमेंट से भी इसको लिख सकते हैं। अगर अपना स्टेटमेंट लिखेंगे और दिखाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा इस चीज को। फॉर द सेम एल्किल ग्रुप आपने लिखा यहाँ पे। ओके, अब दूसरे मैनर में आते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट और कब बढ़ सकता है। फॉर द सेम एल्किल ग्रुप के जगह पे आपने यहाँ पे इस चीज को हम मिटाते हैं। एक बार फिर से इसको करने, फॉर द सेम हेलोजन एटम boiling point of haloalkanes increases with increasing the number of carbon atoms, कह सकते हैं number of increasing the number of carbon atom। दैट मीन्स अब हमारा एल्किल ग्रुप चेंज होना चाहिए, लेकिन ये ग्रुप हमारा चेंज नहीं होना चाहिए हेलोजन। इस कंडीशन में जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती जाएगी। तो आइए इसको एक बार फिर से देखने की कोशिश करते हैं वो कैसे सिस्टम होगा। सपोज आपने लिख रखा यहाँ पे CH3Cl और फिर आपने लिखा C2H5Cl, फिर लिखा C3H7Cl, फिर C4H9 और C4H9Cl। तो आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करता हुआ चला जा रहा है, इसीलिए इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो धीरे धीरे बढ़ता है। इसका मतलब इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी। तो ये हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? इसी बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, इस बात को समझना होगा। क्यों? जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता हुआ चला जाता है तो हमेशा याद रखना होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वन डर वाल फोर्सेस इंक्रीजेस। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एज द, हम लिख देते एज द
size increases, magnitude of van der Waals force of attractions increases. van der Waals forces इंक्रीजेस। हमेशा याद रखिएगा ये बात, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। इस चीज़ को चाहे नोट करके लिख लीजिएगा कहीं पे भी, ओके। इतनी सी पॉइंट, तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और दो कंपाउंड्स के बीच में किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसकी कम, इस बात को बहुत अच्छे से जान सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर द आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द ब्रांच। यानी कहने का मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट हमारा है किसी भी हेलोएल्केन्स का, वो ब्रांच होने के साथ साथ में डिक्रीज करता हुआ चला जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। तो आइए इसमें और थोड़ा सा पॉइंट हम आगे इंक्रीज करते हैं। इसी बॉइलिंग पॉइंट में हम लिखते हैं, जैसे हमारे पास है, हमने वर्ड यूज किया फॉर आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स boiling point decreases with increasing the branch in हेलोएल्केन्स। इस स्टेटमेंट को और सही से आप लिख सकते हैं कि ब्रांच बढ़ने के साथ साथ में आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता हुआ चला जाता है हेलोएल्केन्स के। इस बात को समझना पड़ेगा। इस बात को समझने के लिए आइए एग्जांपल देते हैं, तभी समझ सकते हैं कि कैसे। जैसे आपने लिखा CH3 CH2 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 एंड Br, ओके, ये चीज आपने लिखा, यानी ब्रोमोब्यूटेन के बारे में आपने लिखा। इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, हम जरा सा यहाँ पे ब्रांच बना के चीज़ों को दिखा रहे हैं, आप समझ जाइएगा कितनी होगी। ये पर्टिकुलर इसकी बात हम नहीं ध्यान देते। इसको एक काम करके ब्रांच बनाते हैं आइसोमेरिक कंडीशन में। CH3 यहाँ लिखते हैं और फिर H और फिर यहाँ पे CH2 और फिर Br लिखते हैं, ठीक है। ये आपका आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड हो गया, ठीक। इसी को हम न्यू कंडीशंस में कर देते हैं। कंडीशन हमने ये किया, C नीचे लिखते हैं CH3 और फिर यहाँ पे हमने ब्रोमीन लिखा। आप देख रहे हैं कि ये एक आइसोमर्स बनी है, ठीक है। आप समझ सकते हैं इस चीज को कि इसमें देखिए एक ब्रांच बन गया मेथिल ग्रुप साइड चेन के रूप में। इसमें दो मेथिल ग्रुप साइड चेन के ब्रांच के रूप में यहाँ पे सिचुएटेड है। तो जैसे जैसे ब्रांच बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होता है। यानी कहने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी होगी। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, सबसे कम किसकी होगी, इसकी होगी, जो सबसे कम ब्रांच है। ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन एराइज होता है। तो जब आपका साइज धीरे धीरे ब्रांच धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे इसका साइज डिक्रीज हो जाता है, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। और सरफेस एरिया डिक्रीज होने की वजह से ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के कम कांटेक्ट में होता है, और कम कांटेक्ट में होता है तो वहाँ पे उसकी बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली डिक्रीज हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये चीज़। तो कभी कभी आइसोमेरिक कंडीशंस आपको दिया होगा और इस बात को समझना पड़ेगा कि किसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी है और कैसे है। इस बात को क्लियर, ये बहुत अच्छा आपने यहाँ पे। दूसरी चीज साइज से भी ले सकते हैं। अभी अभी हमने कहा था कि साइज जैसे डिक्रीज करता हुआ चला जाता है, सरफेस एरिया डिक्रीज होता हुआ चला जाता है। तो वहाँ पे van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस कहने का मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो धीरे धीरे कम होता हुआ चला जाता है। अगर बढ़ता है साइज तो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, कम होता है तो कम होता हुआ चला जाता है।
और वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आपका घटता हुआ चला जाता है तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट भी वहाँ पे घटता हुआ चला जाता है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। क्लियर? तो हमने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी करता है इस बात को हमने 3 फॉर्म दे करके 3 स्टेप दे करके समझ लिया। अब बात करेंगे हम लोग डेंसिटी की, तो इसको धीरे धीरे एक एक करके हम इरेज कर रहे हैं ऊपर से हेडिंग और इसको समझते हुए चलते हैं। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के बारे में नोट्स है। सॉल्युबिलिटी जब भी वर्ड आ जाए तो हमेशा याद एक चीज याद रखना होगा, लाइक डिजॉल्व। लाइक का एक रूल जो हम लोग ने फर्स्ट ईयर में इस चीज के बारे में स्टडी किया है, आज भी वही चीज फिर से एक बार रिमाइंड करेंगे। और लाइक डिजॉल्व लाइक यानी पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व पोलर सॉल्यूट, यानी कहने का मतलब पोलर सॉल्वेंट में ही पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व होता है, दूसरी कंडीशन में नॉन पोलर डिजॉल्व होता है। लेकिन यहाँ पे आपके जो एल्किल हैलाइड्स है जिसको हम लिखते हैं RX के फॉर्म में दिखाते हैं, इसमें पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव होने की वजह से पोलैरिटी होता है। इसमें पोलैरिटी एग्जिस्ट करने के बाद भी ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, बिकॉज they neither can form hydrogen bond with water nor break the hydrogen bond between the water molecule existing already। कहने का मतलब ये पार्शियल पोलैरिटी यानी कहने का मतलब पोलर नेचर का होने के बाद, पार्शियल आंशिक बहुत कम पोलैरिटी होने के बावजूद भी ये वाटर में डिसॉल्व नहीं है, क्योंकि ये वाटर के साथ ना ही हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और ना ही हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है उसको ब्रेक कर पाता है, जिसकी वजह से ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। वाटर में सॉल्युबल नहीं होता लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है, जैसे आपके एल्कोहल्स, ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा। बट तो हम लिख सकते हैं हेलो alkanes do not soluble in water but soluble in organic solvent। ओके, किसमें ये सॉल्युबल है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी ये अल्कोहल में सॉल्युबल हो सकता है, ईथर में सॉल्युबल हो सकता है, क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल हो सकता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड में। ये किसमें सॉल्युबल है? हम लिख दे रहे हैं अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन सब में ये डिसॉल्व है। ओके, क्यों नहीं ये सॉल्युबल है वाटर में? अगर ये बात आए तो ये आप लिखेंगे दे नाइदर कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल nor break hydrogen bond already exist in water molecule। ओके, मैं इसके बारे में समझा रहा हूँ कि हेलोएल्केन्स क्यों नहीं सॉल्युबल होता वाटर में। क्यों? क्योंकि ये हेलोएल्केन्स ना ही हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ में और ना ही हाइड्रोजन बॉन्ड को वाटर मॉलिक्यूल में जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको ब्रेक कर सकता है, इसीलिए ये डिसॉल्व नहीं होता है पोलैरिटी नेचर होने के कारण ही। इसको आप
क्यों नहीं होता, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसका यही आंसर देंगे। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं डेंसिटी, इरेज कर देते हैं, सॉल्युबिलिटी हमारा हो गया, नोट कर लीजिएगा सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं डेंसिटी। द डेंसिटी ऑफ द molecules of haloalkanes increases with increasing the molecular mass। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास आपका इंक्रीज करता हुआ चला जाता है, वैसे वैसे डेंसिटी इंक्रीज करती चली जाती है। इस बात को हमें समझना होगा। ओके, क्लोरोएल्केन्स जो होता है वो वाटर से लाइटर होता है। ब्रोमो एंड आयोडोएल्केन्स आर हैवियर देन वाटर। हैवियर होता है ये वाटर से, क्यों? क्योंकि आयोडो जो आपके होते हैं, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे क्लोरोएल्केन्स are lighter LIGSTL lighter than water, but alkyl iodide and alkyl bromide are heavier than water. Okay, then density follows the densities of haloalkanes are as, कैसे होगा? तो डेंसिटी होगा वो एल्किल आयोडाइड का सबसे ज्यादा होगा, देन एल्किल ब्रोमाइड का होगा, और सबसे कम आपका एल्किल क्लोराइड का होगा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। क्लियर? ये आपके डेंसिटी का हल होने का रूल। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हम यूज करते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी। रिलेटिव स्टेबिलिटी का मतलब कंपेयर करना है हमें, इससे इनके बीच में स्टेबिलिटी कैसे होगा। स्टेबिलिटी ऑफ द haloalkanes depends upon the bond strength or bond energy between the carbon and halide bond between haloalkanes। कहने का मतलब आपके एल्किल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड स्ट्रेंथ पर आपका या बॉन्ड एनर्जी पर आपके स्टेबिलिटी डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं, जब हम RX लिखते हैं तो RX लिखने में हम लिखते हैं RF भी इस तरह से लिखते हैं, RCl भी लिखते हैं, RBr भी लिख सकते हैं, और फिर I भी लिख सकते हैं। अब स्टेबिलिटी हमारा कैसे डिक्रीज करना, हमें पता है कि इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। तो दैट मींस द बॉन्ड एनर्जी आल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, देन द स्टेबिलिटी आल्सो डिक्रीजेस। हम कह सकते हैं कि इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो फ्लोरीन से आयोडीन तक डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी आल्सो डिक्रीजेस। स्टेबिलिटी या हम लिख सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना होगा, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? एल्किल फ्लोराइड, देन एल्किल क्लोराइड, और फिर एल्किल ब्रोमाइड सबसे कम होगा। स्टेबिलिटी सबसे कम किसकी होगी? एल्किल आयोडाइड की होगी, क्योंकि एल्किल ग्रुप और आयोडीन के बीच में बॉन्ड लेंथ सबसे अधिक होता है। बॉन्ड लेंथ अगर अधिक होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है, बॉन्ड एनर्जी कम होती है, और जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी भी कम होनी चाहिए। ये इस पर डिपेंड करता है। क्लियर? इस तरीके से हमने रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में भी पढ़ लिया। इस तरीके से हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी भी खत्म हो गया।
आगे हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने मन में राइज करिएगा और पूछिएगा और स्टडी करने की कोशिश करिएगा, नोट्स तैयार करिएगा, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ आएंगे। हमारे नोट्स को, वीडियो को घुमा करके देखिएगा बार बार, तो आप जहाँ पे रोक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा, ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। ठीक है, देन क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि अगर आप फेस टू फेस होते तो हम क्वेश्चन का आंसर काफ़ी अच्छे से आपको इस तरह समझा पाते, लेकिन बार बार फोन में छोटे छोटे क्वेश्चन को बिना रीड किए ही आप क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस भी होगा और इतना टाइम भी नहीं है कि जो है हम उसको समझ मतलब वो कर पाए, उसका आपको रिप्लाई कर पाए अच्छे से। इसीलिए वीडियो को रोक करके अगर आप चीज़ों को सुनेंगे और फिर नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे, तब जा कर के आपके समझ में बहुत अच्छे से आएगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा, घर बैठ करके मेहनत करिए। ओके, थैंक यू।